So a very good morning to all of you. Last time we have studied about distance, displacement, rest, motion. So today we will be continue the chapter motion in a straight line. आज हम उसमें नई टर्म्स पढ़ेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. ठीक है, तो दिस इज़ अवर टॉपिक टुडे. तो लास्ट टाइम हमने स्पीड के डिफरेंट टाइप्स पढ़ लिए थे. यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, वेरिएबल स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है. यूनिफॉर्म स्पीड, अ पार्टिकल और अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, however small these intervals may be. Variable speed, a particle or a body is said to be moving with variable speed if it covers unequal distances in equal interval of time, however small these intervals may be. ये आपने पढ़ा हुआ है नाइन्थ में सारा. एवरेज स्पीड, इट इज़ अ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं. आपके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे इसी टॉपिक के ऊपर जाते रहेंगे, इस पे और इंस्टेंटेनियस पे. तो देखते हैं हम. जैसे यहाँ पर इसने दो केसेस दे रखे हैं. इफ अ पार्टिकल कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद द स्पीड ए एंड सेकेंड हाफ विद द स्पीड बी, देन वी एवरेज इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी. अपनी नोटबुक्स खोल लो और पेन भी निकाल लो. आप अभी सोल्व करोगे क्वेश्चन, नोटबुक्स निकाल लो सारे के सारे. और ये है दूसरा, अगर हमने डिस्टेंस को 3 पार्ट्स में बांट दिया और तीनों की अलग अलग स्पीड है तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, तो सबने नोटबुक निकाल ली है. तो ये आपका पहला क्वेश्चन है. तो पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं. अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर with a uniform speed of 60 km per hour and then next 30 km with a uniform speed of 40 km per hour. Calculate the average speed of the car. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दो हाफ हैं और दोनों हाफ अगर इक्वल हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो एवरेज स्पीड. वी एवरेज इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी. तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लगाऊंगा. V average is equal to 2ab upon a plus b. डन. तो अब क्या हो रहा है, a क्या है इसमें, जो पहली स्पीड है वो a है और जो दूसरी स्पीड है वो b है. तो पुट करते हैं 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइड बाय 60 प्लस 40. कितना आ जाएगा ये, 60 इंटू 40 2400, 2400 इंटू 2 4800 डिवाइड बाय 100. तो आंसर कितना आ जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर. तो इसका आंसर है सी. डन. अगर ये समझ में आ चुका है तो आप सब लोग अपनी नोटबुक पे अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे सोल्व. यस, सोल्व दिस क्वेश्चन. दिख रहा है ये, जल्दी से सोल्व करो, मुझे आंसर बताओ क्या आंसर आ रहा है. A car travels half of the distance with constant velocity 40 and another half with constant velocity 60 along a straight line. The average velocity of the car is. सेम ही तो क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी है. A car travels half of the distance with constant velocity 40 and another half with constant velocity 60 along a straight line. The average velocity of the car is 48. सेम आंसर. हाँ, सेम आंसर आएगा ना, क्योंकि ये a की वैल्यू हो गई और ये b की वैल्यू हो गई. अगर डिस्टेंसेस हाफ इक्वली हाफ में बटे हुए हैं तो आपने डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाना है. ठीक है,
तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एक और। अब 3 वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो ये है, इफ अ पार्टिकल कवर्स फर्स्ट 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस विद स्पीड ए, सेकंड 1/3, मतलब अब क्या है, डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट्स में अगर हमने डिवाइड कर रखा है तो आप क्या करोगे। तो इसमें देखो, अ कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 1/3, इसमें 3 स्पीड दे रखी हैं आपके पास। ये ए हो गया, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या है आपके पास शॉर्टकट में, 3ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस CA। तो V एवरेज थ्री AB प्लस BC ऑटोमेटिक। तो V एवरेज का फॉर्मूला क्या आ गया, 3ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस CA। तो 3ABC, 3 A की वैल्यू कितनी है 10, B की वैल्यू कितनी है 20 और C की वैल्यू 60, डिवाइड बाय AB 10 इंटू 20 प्लस BC 20 इंटू 60 प्लस CA 60 इंटू 10। सोल्व करते हैं इसको पूरा। तो 3 इंटू 10 30, 30 इंटू 20 कितना हो गया 600, 600 इंटू 60 36,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 20 200 प्लस 20 इंटू 60, 20 इंटू 60 1200 प्लस 60 इंटू 10 600। तो कितना हो गया 36,000। आई थिंक ये 3600 होगा ना, ऊपर 3600 होगा। नहीं 36,000 ही है, ठीक है। ओके तो उसको सोल्व करते हैं। 200 प्लस 1200 प्लस 600 कितना हो गया ये 2000। 30 से 30 कैंसिल, 2 ये आ गया 18। तो इसका आंसर है ए 18 किलोमीटर पर आवर। तो दीज आर सम शॉर्टकट्स, ठीक है, ये शॉर्टकट्स हैं जिसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं एवरेज स्पीड। तो इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। वेट, तो अब दोबारा से आई थिंक ये न्यूमेरिकल्स आप कर पाओगे आराम से, ठीक है। अब नेक्स्ट है एवरेज स्पीड पे, तो न्यूमेरिकल हमने कर लिए। इंस्टेंटेनियस स्पीड, when a body is moving with variable speed, the speed of the body at any instant is called instantaneous speed. ये remember this thing कि when a body is moving in uniform motion, its average speed and its instantaneous speed will be same as its uniform speed. जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है तो आपको उसकी एवरेज और
इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसकी इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड सेम होगी जो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। लेकिन जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में या वेरिएबल स्पीड से चल रही है तो उसकी स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड अलग अलग होगी। तो देखो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। अगर आपके पास स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, इफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट is there, then the position time graph is like this, parallel to time axis, because its position is not changing। stationary object का मतलब क्या होता है कि जहां पर वो है वहीं पर रहे, its position is not changing, तो position will remain the same, this will be x naught। जहां पर उसकी इनिशियल पोजीशन थी वही उसकी फाइनल पोजीशन, लेकिन टाइम नहीं रुकता, टाइम बढ़ता रहता है। तो टाइम बढ़ रहा है तो इसीलिए, लेकिन इसकी जो डिस्टेंस है वो नहीं बढ़ रही है, वो जहां पर उसकी पोजीशन है वहीं पर रहेगी। दूसरा, एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो लगातार बढ़ता जाएगा। लेकिन किसी भी कंडीशन पे अगर आप स्लोप निकालोगे, स्लोप कैसे निकालते हैं? पहले दो परपेंडिकुलर बनाओगे और फिर क्या करोगे? टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब आप फाइंड करोगे इसके लिए और इसके लिए, तो आप फाइंड आउट करोगे कि तीनों के लिए जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी। ठीक है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कोई ग्राफ पर्टिकुलर ऐसा हो नहीं सकता, ये जनरल एक ग्राफ दिया हुआ है कि वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। नेक्स्ट टर्म है, अभी हमने स्पीड के बारे में पढ़ा, अब हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। द टाइम रेट या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड वेलोसिटी। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दिस इन 9th क्लास कि स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जो डिफरेंस है वो क्या है आपके पास? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम पढ़ेंगे इसमें आगे। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी। वेलोसिटी कैन आइदर बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड इन टू वेज, दो तरीके से चेंज हो सकती है। बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, या तो हम स्पीड को चेंज कर दें, या बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। ये एक बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रही है। अब किसी भी पोजीशन पे ये इसका सेंटर है। अब किसी भी पोजीशन, मान लो यहां पर अगर मैं बात करूं या यहां पर अगर मैं बात करूं, हर एक पोजीशन पे इसकी जो स्पीड है वो सेम रहेगी। स्पीड बिल्कुल सेम है, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट स्पीड से अगर चलेगा तभी वो लगातार सर्कल कवर कर पाएगा। तो इट्स स्पीड विल बी सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट, बट इट्स वेलोसिटी विल नॉट बी सेम। व्हाई? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर अगर होगा तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई, लेकिन अगर वो यहाँ पर होगा तो उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, अगर वो यहाँ पर होगा तो उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, और अगर यहाँ पर होगा तो उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। तो इन अ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, the speed is same at each and every point, but velocity is different because velocity also depends on direction। मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, स्पीड चेंज नहीं हो रही, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है। वेलोसिटी को मेजर करते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस में, मीटर पर सेकंड एसआई में, और प्रैक्टिकल लाइफ बिकॉज जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो किलोमीटर पर आवर में, जो कि आपके बाइक्स में जो मीटर लगे वो किलोमीटर पर आवर को मेजर करते हैं। ठीक है। 1 मीटर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अ पार्टिकल और अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इंटरवल टाइम। ये तो आई थिंक आप पढ़ सकते हो खुद ही। ठीक है। ये एवरेज वेलोसिटी है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है?
इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइड बाय 2, या इन टर्म्स ऑफ अगर हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लें तो v एवरेज इज इक्वल टू x2 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, नोट नो एफर्ट और फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ आपने पढ़ लिया है, अ बॉडी विल रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। नाइन्थ में आपने पढ़ा है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी बॉडी अपने मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, और अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अनलेस जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। ठीक है, अब इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। इफ अ पार्टिकल अंडरगोज अ डिस्प्लेसमेंट s1, अच्छा चलो एक 9th का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। एक बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर या 7 मीटर कर लेते हैं इसको। इसका रेडियस है 7 मीटर, इस पाथ का रेडियस है 7 मीटर। अगर वो ए पॉइंट से चला है और घूमकर एक चक्कर लगाकर ए पॉइंट पे ही आ गया है, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट। मैं 9th का टॉपिक पूछ रहा हूँ, मैं कोई 11th का नहीं पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। मैं बताऊं? हाँ बेटा बोलो। सर डिस्टेंस 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट 0। गुड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऐसे ही तुमने घड़ी वाले भी क्वेश्चन पढ़े होंगे। डिस्टेंस 2 पाई आर से निकालोगे बेटा, बिकॉज सरकमफ्रेंस निकालोगे आप, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे आप। देखो इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम होती है तो डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, अब एक घड़ी वाला भी क्वेश्चन है। मान लो एक घड़ी है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन find the distance traveled by minute hand of clock from 7 AM to 7:15 AM। बताओ 7 बजे से लेकर 7:15 AM तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा। कैन एनीवन, कोई बताएगा मुझे कैसे करोगे आप इसको। बेटे 9th का क्वेश्चन है ये, 11th का नहीं है। 11r/7। क्या चीज दोबारा। 11r/7। 11r/7 कैसे फाइंड आउट, क्या क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो कि डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो मुझे। डिस्टेंस सर। 11r/7 हाउ, कैसे। कैसे बेटा, कैसे बताओगे इसे। सर 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। हाँ अच्छा, फिर सर 15 मिनट्स इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। θ/360 into 2 पाई आर। अगर हम देखें यहाँ पर जो डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा, देखो पूरे एक कंप्लीट सर्कल में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, यही होता है ना।
अगर सुई अगर वो 12 पे है और जब 12 पे आएगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। लेकिन अब वो कहाँ से कहाँ जा रही है, 7 बजे कहाँ पर होगी, 12 पर, और 7:15 पे कहाँ पर होगी, 3 पर। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल किया ना। तो इसका आ जाएगा 2 पाई आर/4। तो ये तो कर लोगे डिस्टेंस ट्रेवल। अच्छा 2 से 2 कट गया तो πr/2। तो जो भी रेडियस दे रखा होगा, मान लो रेडियस दे रखा है अगेन 7 सेंटीमीटर दे रखा है मान लो, तो पाई 7/, अब इसको सोल्व कर सकते हो आप, 22/7 इंटू 7, पाई की वैल्यू मैंने रख दी, 7 से 7, 2 से 11, तो कितना कवर किया, 11 सेंटीमीटर। डन। अब निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या कहा था, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो 12 से 3 डायरेक्ट चले जाएंगे हम, 12 से 3 में डायरेक्ट चले जाऊंगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो मैं सीधा जाऊंगा बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, और राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनेगी तो ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे यहाँ पर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h² इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। और यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम है, तो दोनों ही 7 हैं, तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 और 49 98। 98 हो गया, 98 का स्क्वायर लगभग 9 पॉइंट समथिंग, बिकॉज 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 9.9 या 9.8 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एनी प्रॉब्लम? ठीक है बेटा, ये कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो फिर एक काम करो, फिर फाइंड आउट करो। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल सेवन AM से 7:45 AM तक, सॉरी 7:30 कर लेते हैं, चलो पहले 7:30 AM तक। अब कितना होगा, कोई भी बता सकता है, 7 बजे से लेकर 7:30 तक। पाई आर। डिस्टेंस क्या, पहले बताओ डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो? डिस्टेंस पाई आर। हाँ गुड, डिस्टेंस पाई आर, बिकॉज पहले वो सेमी सर्कल का भी हाफ सर्कल ट्रेवल कर रहा था, अब वो एटलीस्ट, यस सर, डिस्प्लेस हाँ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 2 आर। गुड वेरी गुड। देखो कैसे, अब क्या होगा वो, अब वो 12 से उसे 6 पे जाना है ना, 12 से उसे 6 पे जाना है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, पाई आर, बिकॉज वो सेमी सर्कल कवर कर रहा है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर रहा है, सेमी सर्कल कवर कर रहा है। लेकिन जब उसे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो डायरेक्ट हो जाएगा 12 से 6, तो स्ट्रेट लाइन, तो सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर, सेंटर से लेके 6 तक का डिस्टेंस भी 7 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और पाई आर से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि उसका डिस्टेंस कितना आएगा। ठीक है, ऐसे ही जब मैं करूंगा 7 से 7:45, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस कैसे कितना निकालोगे, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, कितना? सर 2/3 पाई। हाँ बिल्कुल 2/3 पाई आर। या मैं अगर सिंपली अगर इसको और करना चाहेंगे ऐसे, तो 12 से लेके 6 तक तो पाई आर सेमी सर्कल, और फिर 6 से लेके 9 तक πr/2। ठीक है, तो 3πr/2।
डन, ठीक है। ये डिस्टेंस निकल जाएगा 7 से लेके 745 तक की बात कर रहा हूँ जब सुई यहाँ पर होगी, और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी बिकॉज डायरेक्ट पाथ से जाओगे आप। जो 12 से लेके 3 के बीच में आई थी 9 पॉइंट समथिंग √98, वही यहाँ पर भी आएगी। तो आई होप आई एम क्लियर। अदरवाइज आप 9th की बुक उठा सकते हो या 11th की बुक उठा लो और उसमें से क्वेश्चन देखो। तो ये कुछ आपके पास टॉपिक्स हैं जिस पे आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, अलग अलग केसेस हैं इसमें। तो ये आप न्यूमेरिकल अपने आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया एवरेज वेलोसिटी के लिए सबसे जो मेन चीज़ है, आपको परपेंडिकुलर ड्रा करने पड़ेंगे, और मेन चीज़ है यहाँ पे स्लोप। और स्लोप आपको पता है स्लोप कैसे निकालना है, याद रखना। अब ये टेंजेंट थीटा, आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसका परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, ये एक ट्रायंगल हो गई आपके पास। ये ऐसे, जैसे मान लो यहाँ पर, तो अब ये पहली बात तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसको स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक ड्रॉ करनी पड़ेगी स्ट्रेट लाइन। और मान लो आपको इस पॉइंट पे निकालनी है, तो यहाँ से ऐसे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, फिर आप यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, मतलब एक्स एक्सिस पे भी करोगे और वाई एक्सिस पे भी करोगे, ठीक है। तो उसके बाद ये जो है ये आपका बेस हो गया, और ये ट्रायंगल है ना, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको इसकी वैल्यू नहीं पता परपेंडिकुलर की, बेस की तो वैल्यू आपको पता होगी। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको पता होगी, तो वो p की भी वैल्यू वही होगी, बिकॉज ये आपके पास एक तरह से रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जो b की वैल्यू है वो ये वाले साइड की भी वैल्यू होगी, और जो ये वाली वैल्यू होगी वो इस साइड की भी वैल्यू होगी, ठीक है। तो सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन, ठीक है। और फिर यूनिफॉर्म के लिए पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो लगातार वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो एक्सटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। और फिर नेगेटिव वेलोसिटी के लिए लगातार घटती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ये भी आपने पढ़ा हुआ है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है। ये सब 9th का ही है टॉपिक, इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम, ठीक है। स्पीड इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी इज द टाइम रेट of change of displacement of a body. Speed tells nothing about the direction, velocity tells the direction of the motion of the body. Speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity. Speed of a body can be positive or zero, velocity of the body can be positive, zero or negative. Average speed of a moving body can never be zero. ये जैसे आपको पता है कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अच्छा यहाँ पर आपको जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड निकालनी है तो आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन पढ़ लिया था ना हमने, तो आपको डेरिवेटिव निकालना है यहाँ पर, ठीक है। ये है ना v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, डेरिवेटिव, इसमें डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी हमें। ये कुछ ग्राफ्स हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल ले तो उससे हमें वेलोसिटी मिलती है, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरह के ग्राफ हैं, एक तो पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, एक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकाले तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें 2 इंफॉर्मेशन मिल सकती है। 2 इंफॉर्मेशन कौन कौन सी, अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन,
और अगर हम एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाले तो हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ है इट गिव्स ओनली वन इंफॉर्मेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स टू इंफॉर्मेशन। एक तो हम उसे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक हम उसे डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्लोप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया कैलकुलेट करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, acceleration, if the velocity of a body changes either in magnitude or in direction or both, then it is said to have acceleration. For a freely falling body, the velocity changes in magnitude and hence it has acceleration. ये सब examples हैं acceleration के। तो I guess thank you all of you, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है।